केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल रिएक्शन। बेसिक चीजों से हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसा चेंज जहां पर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस या जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर दें जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग हो, राइट। तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जो स्टार्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं और रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट जो कि राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। अब कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो चार चेंजेस मेनली देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में होता है जनरली। अगर उसको हम हीट कर देते हैं तो वो वाटर किस में चेंज हो जाता है, वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर उसी वाटर को हम कूल कर दें तो वो वाटर आइस में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेट चेंज होगी ना, लिक्विड से या तो सॉलिड स्टेट में या गैसियस स्टेट में वो चेंज हो जाता है। तो पहला पैरामीटर क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। देन सेकंड वन इज चेंज इन कलर। कलर चेंज हो सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है जैसे आयरन। आयरन में अगर हम आयरन की रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट के साथ जो कि ब्लू कलर का सब्सटेंस है और जो नया सब्सटेंस बनता है दैट इज आयरन सल्फेट और कॉपर अलग से प्रोड्यूस होता है सॉलिड फॉर्म में। तो आयरन सॉलिड था, एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन कर देता है जो कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। तो ब्लू से ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो इट इज चेंज इन कलर। थर्ड वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये गैस रिलीज होती है ऐसी प्रोसेसेस में। कैसे समझ सकते हैं इसको हम, जिंक को अगर हाइड्रोजन H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इट फॉर्म जिंक सल्फेट और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो पहला चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन कलर, थर्ड इन इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फोर्थ वन बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आप पहले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि यहां पर रूम टेम्परेचर पे था, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। या दूसरा एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। जब कैल्शियम ऑक्साइड याद रखिएगा आगे बहुत काम आने वाली रिएक्शन है, क्विकलाइम कहा जाता है। क्विकलाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड और ये क्या बन जाता है, स्लेक लाइम। ये बेसिक रिएक्शन है जो घरों में हम व्हाइट वॉश करते हैं, उसके लिए आगे जाके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको। तो फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे चेंजेस आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, गैस का इवोल्यूशन होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है या फिर कलर चेंज है, स्टेट की चेंज है एंड लास्टली प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। फिफ्थ चेंज इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जिसको शॉर्ट में हम पीपीटी लिख देते हैं। पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है और एक लेड आयोडाइड बनता है जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट आप समझ सकते हैं कि एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो बॉटम में ग्रेजुअली इकट्ठा हो जाता है। तो 5 तरह के चेंजेस अगर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, चेंज इन स्टेट, कलर, गैस, टेम्परेचर या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर टू एवरीवन। चले हम आगे। अब 2 तरह के चेंजेस नेचर में देखने को मिलते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज।
दो तरह के चेंजेस नेचर में देखने को मिलते हैं ना। एक मैं आपके लिए स्लाइड इंसर्ट कर देता हूं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो कैसे पता चलता है कि फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज? एनी आइडिया टू एनी वन ऑफ यू? कि अगर कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है, कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, लिक्विड सॉलिड में बदल जाए, सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरह का जब चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। वाटर सॉलिड से वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाए। नॉर्मली वाटर सॉलिड लिक्विड से या तो सॉलिड में चेंज होता है या गैस में चेंज होता है, जो भी हमने देखा था चेंज इन स्टेट में। तो जब फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए विदाउट चेंज इन फिजिकल केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल नेचर में कोई चेंज ना आए, जो प्रॉपर्टीज है मैटर की वो एज इट इज रहे और कोई नया सब्सटेंस भी ना बने, तो ऐसे चेंज को हम क्या कह देते हैं? फिजिकल चेंज। लेकिन अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके और अपनी केमिकल कंपोजिशन चेंज कर ले, मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन इज O2, दो ऑक्सीजन आपस, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल चेंज रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन के बाद दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है? कार्बन एटम आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये रिएक्टेंट थे जिन्होंने मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना दिया, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करती है केमिकल चेंजेस को, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनमें जो केमिकल चेंजेस आते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि केमिकल चेंज के टाइम पर होते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, आप यहां पर देख पा रहे हो, इट इज रीअरेंजमेंट, है ना? एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को अब हम समराइज करें तो क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, अमोनिया और HCl है यहाँ पर इस रिएक्शन में, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस नया बनता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, जैसे अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे दो या दो से सब्सटेंसेस रिएक्ट करके नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो सकती है, नई प्रॉपर्टी जिसमें हो, वो कहलाते हैं बच्चों केमिकल चेंज, सॉरी केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? तो इन केमिकल रिएक्शंस में फिजिकल चेंजेस होते हैं या केमिकल चेंजेस होते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्ड फॉर्मेशन, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल। तो ये कैसे पता चला कि भाई केमिकल रिएक्शन होती है? तो लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास का। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने अभी बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इट इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। So according to law of conservation of mass, matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. और उन्होंने 4 पैरामीटर्स के बेस पे किसी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया, जो अभी हम डिस्कस कर चुके, चेंज इन स्टेट, कलर, गैस का इवोल्यूशन हो या टेम्परेचर चेंज हो। कुछ एग्जांपल्स जहां पे केमिकल रिएक्शन को हम शो कर सकते हैं, हम किचन में कुकिंग करते हैं, रेस्पिरेशन वाइटल प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है, जो स्टोर्ड फूड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है और CO2 और H2O प्रोड्यूस होती है, और साथ में एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया, कुकिंग हो गया। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कर्ड फॉर्मेशन, मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है बाय एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको लैक्टोबैसिलस भी कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो चेंज इन कलर कंफर्म हो गया, गैस का एवोल्यूशन कंफर्म हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन,
अब थोड़ा सा ये डिफरेंसेस कंपेयर कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टेम्पररी चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं और फिजिकल मेथड से उसको रिवर्स कर सकते हैं, जहां पे एनर्जी या इन्वॉल्व हो या ना हो, ऐसी चेंजेस को फिजिकल चेंज कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन परमानेंट चेंजेस जहां पे नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, एंड नॉर्मल फिजिकल मेथड से उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हालांकि कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल फिजिकल मेथड से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, और ऐसी प्रोसेसेस एनर्जी इन्वॉल्व करती हैं, उनको कह देते हैं केमिकल चेंजेस। तो एनी चेंज जो कि केमिकल चेंज इन्वॉल्व करता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हो गई फिजिकल चेंजेस की, केमिकल चेंजेस की। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन की। तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, schematic representation of a chemical reaction is known as chemical equation। अब ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये रिप्रेजेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, एंड फॉर्मूला के साथ साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिंबल्स लिखने पड़ेंगे, इनके जो भी एलिमेंट, जो भी एटम इन्वॉल्व है उस केमिकल रिएक्शन में। तो जब भी केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो 3 स्टेप में उस प्रोसेस को किया जाता है। सबसे पहले लिखते हैं वर्ड इक्वेशन, उसके बाद पैराग्राफ मतलब उसकी इंफॉर्मेशन, एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये 3 सिंपल से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। चले आगे। यहां तक आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, एसेंशियल का मतलब ही वैसे जरूरी होता है, एसेंशियल्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ये फिर से गड़बड़ कर रहा है हमारा टैब। एक सेकंड बच्चों, क्या हो गया भाई तुझे? जस्ट होल्ड ऑन। यस, तो एसेंशियल ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली बात है, इसमें एक ट्रू केमिकल चेंज होना चाहिए। इट शुड इन्वॉल्व ट्रू केमिकल चेंज। ऐसा नहीं है कि हमें इंफॉर्मेशन ना हो, हमें पता ना हो कि किस तरह का प्रोसेस इसमें हो रहा है। सेकेंडली, केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल शुड बी इक्वल। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो होती है, मोलिकुलर होनी चाहिए। केमिकल इक्वेशन कैसी होगी? मोलिकुलर। तो जो एलिमेंटल सब्सटेंसेस हैं उनको एलिमेंटल फॉर्म में नहीं लिख सकते। एलिमेंटल सब्सटेंसेस शुड बी इन मोलिकुलर फॉर्म। कि हाइड्रोजन को हम H नहीं लिख सकते, हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2, ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2। तो मोलिकुलर फॉर्म में उनको लिखा जाता है। और एक केमिकल चेंज में, केमिकल इक्वेशन में चेंज इन टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है। तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, कैसे कैसे हम रिएक्शन को लिखते हैं, उसका एक मैं पहले ब्रीफ आइडिया दे देता हूं, और फिर उसके बाद डिटेल में हम इन चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो जब भी ये केमिकल इक्वेशन आप लिखोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे वर्ड इक्वेशन, जिसको हम बेसिक स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। बेसिक स्केलेटल इक्वेशन।
ठीक है, वर्ड इक्वेशन लिख दी, स्केलेटल इक्वेशन हमने लिख दी। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, प्रॉपर केमिकल इक्वेशन, देन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो वर्ड इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया था उसको फिर स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, केमिकल इक्वेशन लिख देना और उसकी फिर बैलेंसिंग कर देना। ये 4 स्टेप नॉर्मली फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब जब बैलेंसिंग करेंगे किसी इक्वेशन की तो उसमें भी कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। बैलेंसिंग जब हम करेंगे ना बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो करेक्ट इक्वेशन लिख देंगे, करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन। करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन से मतलब ये है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा जाएगा, ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला लिखा जाएगा। सेकंड में क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे विद एटम हैविंग मैक्सिमम नंबर। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले उस एटम को देखेंगे जो कि सिर्फ एक बार अपीयर हुआ, एलिमेंट दैट अपीयर ओनली वंस। आप चिंता ना करें, एग्जांपल के हेल्प से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, एक एक बात को हम डिस्कस करेंगे, अपीयर ओनली वंस। ठीक है ना, उसके बाद उससे ज्यादा नंबर है उनको हम देखेंगे, और एलिमेंट्री सब्सटेंसेस को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री सब्सटेंसेस बैलेंस्ड एट लास्ट। अगर ऐसे रिक्वायरमेंट हो कि जो कोफिशिएंट्स हो नंबर के वो हो तो उनको होल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट का, किसी भी रिएक्टेंट का चेंज नहीं किया जा सकता, कोफिशिएंट की जगह होल नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं बातों को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने क्या बताया आपको कि बैलेंस करना है हमें केमिकल इक्वेशन को, तो इसमें सेम नंबर होना चाहिए एटम्स के, हर एलिमेंट के एटम का, ऑन रिएक्टेंट साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड। तो एक जो आपके एनसीईआरटी में पहली रिएक्शन दी हुई है उसको हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ। देखिए, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, मोलिकुलर फॉर्म में हमने लिखा है फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है वर्ड इक्वेशन से। तो मैग्नीशियम reacts with oxygen to form magnesium oxide। सारी की सारी जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी है उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और एक एक एक्टिविटी को उसमें हम डिस्कस करेंगे एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे, जिससे क्या बन गई, वर्ड इक्वेशन से क्या बन गई, स्केलेटल इक्वेशन। अब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है उनको लेफ्ट और राइट हैंड साइड में लिख के जितने भी एटम्स हैं उनके सिंबल्स लिख दिए हमने। अब देखिए, मैग्नीशियम दोनों साइड में एक है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी राइट हैंड साइड में, यहाँ पे कम है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट इट इज अनबैलेंस्ड क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी भी बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम अब 2 हो गया, है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस होगी, दोनों साइड में 2 2 ऑक्सीजन होगी। तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे, तो जहाँ पे 1 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी दोनों साइड 2 2 मैग्नीशियम एटम हो गए, और ऑक्सीजन तो पहले से ही बैलेंस कर ली थी। अब इसको अगर हम लिखते हैं ना तो 2 Mg + O2 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो फिजिकल स्टेट्स है मैटर की वो भी लिख दी जाती है। मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। तो ये व्हाइट कलर का मैग्नीशियम होता है,
ये ग्रे कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो स्टेट चेंज हुई, कलर चेंज देखने को मिला, नया प्रोडक्ट बना जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, जो बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेंगे हम सारे के सारे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन, तो हमारी इसकी वर्ड इक्वेशन क्या होगी? इसकी वर्ड इक्वेशन होगी बच्चों, आयन कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म आयन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन को हमने चेंज करना होता है किसमें? स्केलेटल इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन सेम है कि डिफरेंट है? सेम हो। अब इसकी हमने प्रॉपर इक्वेशन लिख दी, आयन प्लस H2O, आयन ऑक्साइड प्लस वाटर। ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जाता है। तो रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आयन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और उनके कितने कितने एटम्स हैं वो हमने मेंशन कर दिए दोनों साइड। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पे आयन 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 है तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो पहले आयन को देखिए, तो 3 से 3 Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है ना, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब फिर से क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 थी तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या बन जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2O। तो फिर से LHS और RHS को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आयन 3, यहाँ पे भी आयन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन लेकिन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। तो अब लास्ट में क्या बच गया हमारा, सिर्फ हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस कैसे हो जाएगी, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो राइट हैंड साइड को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करके देखते हैं। तो राइट हैंड साइड को 4 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब क्या रिएक्शन बन के आ रही है हमारी, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2 सॉरी। तो अब फिर से LHS और RHS, Fe बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर टू एवरीवन? अपने लिए ताली बजा दो, आपने केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी सीख ली है। ठीक है ना? चलिए, अब मैंने बताया ना, और प्रिसाइज बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं। जैसे फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड के लिए S, लिक्विड को L से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को G लिख देते हैं, अपवर्ड एरो। वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन है तो एक्वस, एंड प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो या PPT से लिख देते हैं। स्पेशल कंडीशंस अगर मेंशन्ड है, मान लीजिए किसी रिएक्शन में A प्लस बी से C की फॉर्मेशन हो रही है और इसको हीट करना पड़ता है, या वाटर लिक्विड से वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए हीट देनी पड़ेगी। तो ये स्पेशल कंडीशन है ना, ये एरो के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। रिएक्शन कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, हीट, उसको अबो और बिलो द एरो, हीट को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये देखिए, स्टेट्स मेंशन कर दी हमने, सॉलिड, लिक्विड या गैस। स्पेशल कंडीशन प्रेशर की हमने मेंशन कर दी, या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम देखते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत होती है, वो हमने एरो के ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट कर दी। तो यहां तक समझ में आ गई चीजें बच्चों मेरे? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, बताइए। अब एक और मेथड बताता हूं, क्विक मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। क्विक मेथड क्या होता है? ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड था, अब दूसरा है क्विक फास्टर मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए, अब मैं सीधा रिएक्शन लिख रहा हूं, वर्ड इक्वेशन नहीं लिख रहा, स्केलेटल इक्वेशन नहीं लिख रहा, क्योंकि हमें क्विक मेथड देखना है। मैग्नीज ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीज क्लोराइड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है और क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है।
अब जो स्केलेटल इक्वेशन हम जो लिखते थे उसमें हम क्या करेंगे, इनको ए बी सी डी और ई से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो mn है ये ए और सी में एक एक है, तो a इज इक्वल टू सी हो गया। ओ जो है ए में 2 है लेकिन डी में 1 है, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया डी। यहां पे ऑक्सीजन 2 है और यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो 2a इज इक्वल टू डी। समझ में आ गई बात। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। यहां पर बी में 1 है लेकिन डी में 2 है, तो b इज इक्वल टू 2d। एंड लास्टली कार्बन, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन यहां पर बी में 1 है लेकिन ई में 5 है, सॉरी 2 है, बी में 2 है, तो बी में 1, सी में 2 और ई में 2, तो b इज इक्वल टू 2c प्लस 2e। ये हमारे ऑब्जर्वेशन में आ गया। अब मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1, सपोज a इज इक्वल टू 1, तो अब क्या कर देंगे, a 1 है तो c भी 1। अब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी क्या हो गया, d इज इक्वल टू 2 हो गया। अब b इज इक्वल टू 2d है, b इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया। एंड b इज इक्वल टू सॉरी b कितना होगा यहाँ पे 4, डबल था ना। देखो a को हमने 1 माना तो c भी 1 हो गया, a और c 1 हो गया। d कितना हो गया 2 हो गया, c कितना, b कितना हो गया 4 हो गया, और e कितना हो गया 1 हो गया। तो रिएक्शंस में लिख दीजिए सारे के सारे, ऐसे ऐसे कैसे, तो m 1 NO2, a तो पूरा क्या है 1 है, a इज इक्वल टू 1 है। b कितना हो गया, b इज 4 तो 4 HCl। c कितना है 1 है तो MnCl2। d कितना है 2 तो 2H2O प्लस e कितना है 1 है तो Cl2। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। हो गई कि नहीं होगी, चलिए बताइए फटाफट, हो गई ना। तो चलिए अब आपको एक छोटा सा काम देते हैं बच्चों मेरे, आपको 2 रिएक्शंस में देता हूं। Al2O3 प्लस NaOH फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। इसको दोनों मेथड से करके देखिए, हिट एंड ट्रायल से भी एंड क्विक मेथड से भी। एंड सेकेंड रिएक्शन इज C2H5OH इथेनॉल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 प्लस H2O। इसको भी इन दोनों मेथड से सोल्व करके कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे बताइए, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बेटा जनरली आपने देखा है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आप पढ़ते हैं। लेकिन आज हम पहले बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल। देखो अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना, यही 3 स्टेट होती है। उसके अलावा आप कहेंगे सर प्लाज्मा और वो सभी तो है, बेसिकली 3 स्टेट्स होती है मैटर की। इसके बेसिस पे बेटा 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस रिएक्शंस एंड हेट्रोजेनस रिएक्शंस। आप नाम से समझ पा रहे हैं, होमो मीन सेम। तो अगर सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है सेम हो तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, होमोजेनस रिएक्शंस। फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स सेम। कि मान लीजिए रिएक्टेंट में हम बात करें नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये भी गैस है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो गैस। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ होमोजेनस रिएक्शन। बट एट द सेम टाइम हेट्रोजेनस रिएक्शन में क्या होगा कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की सेम नहीं होंगी।
जैसे अगर हम बात करें तो जिंक रिएक्ट करती है HCl के साथ एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड along with liberation of hydrogen gas. So zinc is solid HCl aqueous solution होता है, जिंक क्लोराइड अगेन aqueous solution and hydrogen is gas. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. तो ऐसे रिएक्शन को बच्चों हम क्या देते हैं, हेट्रोजीनस रिएक्शंस. इट क्लियर? तो होमोजीनस में सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक ही फिजिकल स्टेट में थे, जबकि यहाँ पर हेट्रोजीनस में सारे अलग अलग में होते हैं. अब जो कन्वेंशनल टाइप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. एज द नेम स्टेट्स कि ऐसी रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, उस रिएक्शन को बच्चों हम कह देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सिंपल वर्ड्स में ए कंबाइंस विद बी टू फॉर्म ए बी, है ना. बहुत सारे एग्जांपल हैं. बर्निंग ऑफ कोल वेरी सिंपल एग्जांपल कि कार्बन जो सॉलिड स्टेट में है वो गैसेस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन कर देता है. आपकी एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी भी दी हुई है उसकी हम बात कर लेते हैं. मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड along with evolution of heat. तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है जो गैसियस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. और ये जो मैग्नीशियम है व्हाइट कलर की होती है, जो कि ग्रे कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है. क्विक लाइम की रिएक्शन आप सबने पढ़ी है, देखी है एटलीस्ट लाइफ में, कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम स्लेक लाइम कहते हैं. तो क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके स्लेक लाइम की फॉर्मेशन कर देता है ना बच्चे. एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज. अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक लाइम है, ये CO2 की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म. देखिए केमिकल फॉर्मूला मार्बल का भी CaCO3 होता है, ठीक है, याद रखना है आपको. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि दो मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं. इसका रिवर्स कर दें हम तो क्या होगा, दैट विल बी डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन. कि जहां पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर देता है, उसके बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है. मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्टेंट है A2B. अब इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बन रहा है, क्या बना, A2 अलग हो गया और B2 अलग प्रोडक्ट बन गया. अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे बच्चों अलग अलग होती है. पहले मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं, उसके बाद स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा. अभी हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट बना था, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन का डिसोसिएशन जब होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये क्या बन गया फिर से, क्विक लाइम. ठीक. अब तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कंडीशन के बेसिस पर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की. थर्मल का मतलब टेम्परेचर का रोल हो गया इसमें. तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग के थ्रू होती है वो क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन. कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन है उसका ब्रेकडाउन क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यहां पे हीट इन्वॉल्व है. लेड नाइट्रेट को भी जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बना देता है एंड साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है बच्चों. और अगर स्पेसिफिक एग्जांपल देखना है तो आयरन सल्फेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाई एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, जो ये फेरस सल्फेट है ना बच्चों, इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं. तो इसका फॉर्मूला जब लिखा जाता है तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन.
आपके एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, इसलिए मैंने मेंशन किया है। इट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और जब इसको हीट किया तो दो गैसेस प्रोड्यूस हुई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो सल्फर गैसेस हैं ये बर्निंग सल्फर की स्मेल देती हैं और इसलिए इनको क्या कहते हैं, वाफ्टलिंग गैस। वाफ्टलिंग गैस इनको कहा जाता है। तो ये पहला टाइप हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे हीट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंड टाइप इज, ये उसी रिएक्शन को हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। फोटोलाइटिक डिपोजिशन, फोटो का मतलब लाइट, फोटोसिंथेसिस, तो फोटो का मतलब लाइट, लाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन। तो डिकम्पोजिशन लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जब होता है तो उसको कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बेटा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, अगर इनको हम सनलाइट में रख दें तो इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन या ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होती है ना। और ये रिएक्शन यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यूज्ड इन, ये वाली रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर? ये देखिए नेट रिएक्शन में होता क्या है, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको लिए दिखाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी ब्रेकडाउन हो जाता है। पहले एक अलग से हाइड्रोजन परऑक्साइड वाली रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूं, देन विल टॉक अबाउट दिस रिएक्शन। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो लिक्विड स्टेट में होता है, उसको अगर हम सनलाइट में रख दें तो इट प्रोड्यूसेस वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो जो एनर्जी है सनलाइट की, सनलाइट की एनर्जी होती है फोटोन के फॉर्म में, तो उस फोटोन की एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे जो आयन है उसको हमने लाइट की प्रेजेंस में रखा तो फेरस से फेरिक की फॉर्मेशन होगी, और इसको जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हुए, क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो दो हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन। ठीक, चलिए, तो ये हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन परफॉर्म हो ना तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत कॉमन एग्जांपल है इस पूरी प्रोसेस का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंटली शो किया गया आपके एनसीईआरटी बुक में, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ अटैच किया गया है। देखिए यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रोड दिखाई दे रही है, वन इज कैथोड, कैथोड हमेशा याद रखना है नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कैथोड और एनोड को लेके। इसी तरह जो नॉन मेटल आयंस होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड मेटल आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज। तो दो चीजें देखो हमारे पास, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव। तो हमें पता है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो नॉन मेटल किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, मेटल पॉजिटिव है तो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। इज इट ओके टू एवरीवन, याद रहेगा। चलिए, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। इस तरह का सेटअप होता है कि एक प्लास्टिक मग में ड्रिल करके दो होल कर लिए और उसमें रबर स्टॉपर्स लगा दिए, कार्बन इलेक्ट्रोड इन दोनों के दोनों होल्स में इंसर्ट कर दी और उसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। मग में पानी भर दिया जिससे कि इलेक्ट्रोड इसमें डूब जाए, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स इस वाटर में ऐड कर दी गई। अब दो टेस्ट ट्यूब ली, ये दोनों टेस्ट ट्यूब ली गई जिनमें वाटर भरा, उनको उल्टा कर दिया कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर। इस सेटअप करने के बाद, ये सारा सेटअप करने के बाद इसमें से करंट या बैटरी में से करंट फ्लो करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर तक इस सेटअप को छोड़ दिया, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ देर के बाद आप देखोगे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स की फॉर्मेशन हो जाती है जो वाटर को डिस्प्लेस कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में से। और एक और ऑब्जर्वेशन वहां पे मिलता है कि जो हाइड्रोजन है कैथोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे जो है और ऑक्सीजन एनोड पे है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है डबल है हाइड्रोजन के टर्म्स में या कंपैरिजन में। क्यों हुआ ऐसा, देखिए वाटर का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या मिलेगा, H+
O2। तो जो O2 है वाटर के फॉर्मूला में ही जब ब्रेक डाउन हुआ तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए जो ऑक्सीजन कलेक्ट होती है एनोड पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे क्या है, अभी बताया था मैंने, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जाएगी। तो ऑक्सीजन एट एनोड एंड हाइड्रोजन आयन एट कैथोड। तो जो अमाउंट है ऑक्सीजन का एनोड पे वो डबल है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो जो वॉल्यूम है 2:1 होता है बाय वॉल्यूम। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब बात कर लेते हैं बच्चों, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं मीनिंग, तो जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दे तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को इसके कंपाउंड से हटा देता है तो वो हो जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में आयरन जो है इसको बेचारे को, कॉपर को भगा देता है इसकी जगह से और आयरन सल्फेट बना देता है, या जिंक सल्फेट बन जाता है, ऐसे ही लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों हुआ ऐसा? तो बच्चों इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिएक्टिविटी सीरीज का। देखिए ये अरेंजमेंट है एलिमेंट का या मेटल्स का ऑन द बेसिस ऑफ या उनका कंपैरिजन है हाइड्रोजन के साथ। वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनको मोर रिएक्टिव माना जाता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयन। ये तो क्या हो गए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, सॉरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और इसके बाद जो आएंगे वो थोड़े से कम हो जाते हैं। आयन के बाद जो आएगा, या मैं इसको हाइड्रोजन को यहां से हटा देता हूं, इसके बाद आएगा जैसे फॉर एग्जांपल आयन के बाद कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन। ये थोड़ा सा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होंगे। एंड उसके बाद आता है हाइड्रोजन। तो ये सारे इससे ऊपर हैं तो हाईली रिएक्टिव, और कुछ हैं जो इसके बाद आएंगे जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये सारे लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो ये कंपैरिजन है मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन से ऊपर वाले मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले लेस रिएक्टिव। याद रहेगा? अब एक एग्जांपल लेते हैं। मैं सारे एग्जांपल पहले वो लेने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए। आपकी एनसीईआरटी बुक क्या कहता है कि आयरन नेल को ब्लू कलर के सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट। तो आयरन नेल को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, मतलब आयरन की और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होगी। कुछ देर के बाद जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ब्लू कलर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और आयरन नेल जो है ब्राउनिश हो जाती है, ब्राउनिश इन कलर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब आयरन और कॉपर सल्फेट की मैंने स्टार्टिंग में रिएक्शन दिखाई थी ना आपको, तो ये आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। क्योंकि आयरन की बात करें तो आयरन और ये कॉपर लीस्ट रिएक्टिव में आता है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है इसकी जगह से और आयरन सल्फेट बना देता है। तो आयरन हैज डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उनको बच्चों हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा। और रिएक्शन अगर आपको देखनी हो तो एक रिएक्शन और आपको बताता हूं। जब सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, सिल्वर की रिफाइनिंग होती है तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से भी इसको ऐसे ऑब्टेन किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, और इसको कॉपर के साथ रिएक्शन होती है इसकी, कॉपर मेटल की, तो ये कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा एंड हमें सिल्वर मिल जाएगी।
अब आपको जो मैंने समझाया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसके बेस पे चलिए एक बार इसको बैलेंस करके बताइए इस रिएक्शन को। फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाइए बच्चों और मुझे इसको बैलेंस करके बताइए। तब तक मैं एक और रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूं आयन की वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयन ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। आप इनको बैलेंस करके बताइए। आप क्विक मेथड यूज कर सकते हैं या हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। मैं फिजिकल स्टेट तब तक लिख देता हूं। कॉपर सॉलिड होता है, कॉपर नाइट्रेट भी एक्वा सॉल्यूशन हमें मिलेगा और सिल्वर तो सॉलिड है ही है। होप आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा, तो अब मैं इसकी बैलेंसिंग करके लिख रहा हूं। लाइकवाइज आयन इज सॉलिड, वाटर स्टीम फॉर्म में होता है तो इसलिए गैस लिखा है मैंने। आयन ऑक्साइड सॉलिड एंड हाइड्रोजन अगेन गैस। इसको भी बैलेंस करना था आपको, आप अपना मैच कर लीजिएगा आंसर। ये हो गया। तो ये तो हो गया सिंपल वे। अब एक और होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो काम हो जाएगा दुगना, काम बढ़ गया आपका। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि भैया आपके पास एक तो ये था और एक आपके पास ये था, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, ये सॉरी ये वाला जो है एक तो कंबाइन हो गया इसके साथ और दूसरे वाला जो ये था ये कंबाइन हो गया इसके साथ। दोनों ने अपना अपना नया पेयर बना लिया ना, नया कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये इसके साथ आ गया। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे दो कंपाउंड रिएक्ट करके अपने आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं और दो नए कंपाउंड बनाए, क्या कहा मैंने, रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स रिएक्ट एंड डिस्प्लेस, इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम सल्फेट था, उसको जब बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो बैरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्या हुआ देखो, इसमें सोडियम जो था वो कंबाइन हो गया क्लोराइड के साथ और बच गए कौन, दोनों, ये दोनों। तो बैरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई, है ना। तो बैरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं बच्चों। तो ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, वो एक टाइप है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो एक टाइप होता है, ठीक। दूसरी रिएक्शन आप ले सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की। देखो बेटा, इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के कंसेप्ट उतने ही क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको कुछ रिएक्शन शो कर रहा हूं, आप और रिएक्शन से प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट रिएक्शन। दोनों एक्वस सॉल्यूशंस हैं, लेड आयोडाइड बन जाएगा और साथ में लेड आयोडाइड बन जाएगा और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक बच्चों। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आपके करवाऊं तो आपको मैं बता एक चीज पूछता हूं कि ये चार ऑप्शन है आपके पास है जिंक है, निकल है, आयरन है और कैल्शियम है। इनमें से कौन सा एलिमेंट एल्यूमिनियम को इसके सोर्स से डिस्प्लेस कर देगा, बताइए। ठीक, दिस इज आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। अगले टाइप के जो रिएक्शंस है ना बच्चों, दे आर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन। अब कुछ बुक्स में आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट में इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसकी टाइप्स में। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, प्रेसिपिटेट बन रहा है यहां पर, ठीक है। तो दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, पता नहीं क्यों होते हैं, मुझे तो आज तक पता नहीं चला। देखो, दो चीजें ध्यान में रखना, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा वर्ड होता है रिडक्शन। बात समझ में आ गई। एक वर्ड है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ गई या हाइड्रोजन वहां से हट गई, वो हो गया ऑक्सीडेशन। उल्टा कर दो, ऑक्सीजन को हटा दो और हाइड्रोजन को ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आया, पक्का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और उसका अपोजिट कर देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। तो कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो देखिए कॉपर में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड था, उससे क्या बन गया कॉपर, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में एडिशन करना है, रिडक्शन में ऑक्सीजन को हटा देना है, हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, फिर भी बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं बता दूं। बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि एक वर्ड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक वर्ड होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये हो जाता है उल्टा। ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, ऑक्सीजन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन ऐड करने वाला, हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिडक्टेंट क्या होगा, कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करे, हाइड्रोजन को ऐड करे फ्रॉम अदर सब्सटेंस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसी भी रिएक्शन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का आप एग्जांपल ले लें। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन है, यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, रिडक्शन हो गया, यहां से हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक। अब देखिए आप वाला जो कंफ्यूजन है वो कैसे दूर होगा, एक नया एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन लेते हैं, तो क्या बनेगा इससे, वाटर मॉलिक्यूल प्लस सल्फर। मैं बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं अभी, अभी आपको सिर्फ ये देखना क्या ऐड हुआ क्या रिमूव हुआ। तो H2S से क्या बन गया, S, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पे क्या हुआ, O2 और H2O, तो इसका क्या हो गया, एक ऑक्सीजन हो गई कम, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है, याद रहेगा। थोड़ा और समझा देता हूं। C+CuO तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो क्या हो गया, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गई बात का, होप सो, होप सो। प्रेसिपिटेशन, वही बैरियम सल्फेट वाली रिएक्शन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है जो नीचे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। तो प्रेसिपिटेट को या तो डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे या लिख देंगे पीपीटी। यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है बैरियम सल्फेट का। अब कुछ और टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं, वो कौन सी होती हैं, ऐसी रिएक्शन जहां पे या तो हीट का इवोल्यूशन हो या हीट का एब्जॉर्प्शन हो, वो क्या रिएक्शंस होती हैं, उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस रिएक्शंस।
उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी में थी वो सारी आपको बता दी मैंने। उसके बाद अब ये है उसी में कंटिन्यूएशन में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों। एक्सो मींस आउटसाइड, एक्सो मींस आउटसाइड, थर्मल का मतलब टेम्परेचर या हीट आप कह सकते हो। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट निकलती हो वो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, जहां पे हीट इवोल्व होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। मीथेन जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जो कि स्टीम फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट का, जो बायोगैस फॉर्मेशन होती है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। क्यों होती है ये रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों होती है? देखिए, रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है उसको कहेंगे ईआर, प्रोडक्ट्स के पास जो एनर्जी है उसको क्या कहेंगे, ईपी। तो ईआर और ईपी में ये कंडीशन हो तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी ना। तो हीट चेंज को हम डेल्टा एच से शो कर देते हैं, हीट चेंज को। तो प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को जब हटा देंगे तो क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो एडनोथर्म इन्हीं रिएक्शंस में और एग्जांपल लेते हैं। आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जो फूड हम लेते हैं उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। लाइव प्रोसेस में जाके देख लेना। ठीक, एंडो में उल्टा हो जाएगा, इनसाइड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अगर होता है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आयन सल्फेट डिसोशिएट हो गया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रिएक्शंस को, तो मैंने पहले से ही आपको एक आइडिया दे दिया है। तो यहां पे ईपी और ईआर के केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा, डेल्टा एच या डेल्टा ई भी शो कर सकते हो आप। तो प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को घटा देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के रिएक्शन है बच्चों। उसके अलावा कुछ और आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो जिनमें इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन होती है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में नेचुरल पोटेंशियल है कि नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कि ऐसी रिएक्शन जो अकर्स बाय इट्स ओन, जैसे वो कंडीशंस मिलेंगी वो अपने आप हो जाएगी, ऐसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, इसको फॉरवर्ड भी ले जा सकते हैं, बैकवर्ड भी ले जा सकते हैं। जैसे CO2 प्लस H2O तो क्या बनता है, C6H12O6, और इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्लस H2O। लेकिन अगर इरिवर्सिबल में बात करूं तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम HCl के साथ रिएक्ट करवा के सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, ये उल्टा नहीं बन सकता, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे याद आ गया, वो मैं बताता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कि वो रेजिडुअल चार्ज जो उस एटम पे है या उस पे हो सकता है, अपीयर टू हैव, जब बाकी सारे, व्हेन ऑल अदर एटम्स रिमूव्ड एज आयंस, उस मॉलिक्यूल से बाकी सारे एटम्स को रिमूव कर दिया गया आयनिक फॉर्म में, तो उस एटम पे क्या चार्ज बच गया वो क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, बाय काउंटिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसके साथ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, विद
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उससे हम उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे अब एग्जांपल ले, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर सपोज हमें निकालना है एल्यूमिनियम का, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, बताओ। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है 2 होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, अब यहां पे टोटल चार्ज Al2O3 में टोटल चार्ज 0, ठीक, सो एल्यूमिनियम का निकालना है, तो एल्यूमिनियम को हमने मान लिया x, तो x2 और O3, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3, ऑक्सीजन का कितना था 2 था ना, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू +3, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया एल्यूमिनियम का। एक और करके देख लो, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जांपल ले लो, इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन का हमें पता है 2 है, हाइड्रोजन का सपोज x का मान लिया, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -1, क्यों -1 आया बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 1, क्यों है, देखो H2O2 HOOH, तो ये पेरोक्साइड लिंकेज बना है, ये क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर +1, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 -1, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक नया कॉन्सेप्ट भी है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए एक बार मुझे, नहीं है कोई कंफ्यूजन। अभी आपके जो कुरकुरे हैं, चिप्स के पैकेट हैं, इनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्यों 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 क्यों, इंडिया वांट्स टू नो नो नो। आप बड़ी गालियां देते हैं कंपनी को कि अरे यार 10 रुपए के पैकेट में 4 चिप्स आई, लेकिन अगली बार मैं जब ये बात बता दूंगा आप अगले 1 मिनट में, तो अगली बार आप गाली नहीं दोगे, बिकॉज वो आपके फायदे की बात है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है कैसे हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है, उसके ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोरोजन से, कि जब कोई मेटल एक्सपोज किया जाता है एनवायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, जैसे मॉइस्चर, एयर, वाटर या एसिड में कुछ टाइम के लिए, तो एक ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बन जाती है जो मेटल को वीक बना देती है, या हम कहते हैं मेटल कोरोड करने लगता है, और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है बच्चों, ये कहलाती है कोरोजन। तो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है, तो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस या केमिकल सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से ऑक्साइड की लेयर बनती है और जो मेटल है वो धीरे धीरे वीक होके डिस्ट्रॉय हो जाता है। 3 कॉमन से एग्जांपल आपके सामने है, आयरन है, सिल्वर एंड कॉपर। आप कंडीशन देख पा रहे होंगे, वो बिफोर एंड आफ्टर वाली कंडीशन है, पहले ऐसा था, आफ्टर कोरोजन एक ऑक्साइड की लेयर बन गई, दिस इज सेम, पहले ये कंडीशन होती है, उसके बाद ये कंडीशन हो जाती है, कॉपर के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आपको दिखाई दे रही है। तो एक एक करके तीनों के बारे में बताता हूं। आयरन जब एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो इससे आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक ब्राउन फ्लैकिश सब्सटेंस बन जाता है, रस्ट, या हम कह सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। आयरन का जो कोरोजन है उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कह देते हैं, ठीक है। अब रस्ट में हाइड्रस आयंस हैं, ऑक्साइड्स हैं, आयन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड है, तो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये मेनली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ब्राउन पाउडर है वो बन जाता है, ब्राउन कलर का
एक लेयर बन जाती है। दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सिल्वर का, तीसरा है कॉपर का। तो सिल्वर और कॉपर के केस में क्या होता है, देखिए सिल्वर रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ H2S प्लस O2 प्लस Ag। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग बन जाती है। तो दिस इज द नेट रिएक्शन। तो सिल्वर रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ इन एयर, सिल्वर एयर में सल्फर के साथ रिएक्ट करके और एक लेयर बना देता है सिल्वर सल्फाइड की। इसी तरह से कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक ग्रीन कलर की कोटिंग उसके ऊपर बनना शुरू हो जाती है, ये आप देख सकते हो। तो जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है वो होता है कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर प्लस CO2 ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, ये सारा का सारा मॉइस्ट एयर से आता है या एयर से आता है, और क्या बना, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर की कोटिंग इसके ऊपर बन जाती है। तो हमने देखा कि चाहे आयरन है, सिल्वर है या कॉपर है, जब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से उनके ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। बेटा कोरोजन जो है ना एक्चुअली एक स्लो प्रोसेस है। इस स्लो प्रोसेस में कन्वर्जन होता है मेटल का या तो ऑक्साइड में या कार्बोनेट में या सल्फाइड में। मैंने तीनों एग्जांपल आपको अभी दिखाए। बाय एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर मेटल ऑक्सीडाइज होता है कोरोजन के टाइम पे, और बाकी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं वो होती है रिड्यूस। ठीक है, अब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम कोरोजन को, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे लार्ज आयन आर्टिकल्स हैं, जैसे ब्रिजेज हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं और बड़े मोन्यूमेंट्स हैं, तो वो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। और हर साल रेलवे डिपार्टमेंट को ब्रिजेज को रोड ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और उससे बहुत मेजर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो कोरोजन का कॉजेज ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस एवरी ईयर। तो कई सारे मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम उनको रोक सकते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, फॉइलिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड अलॉयज बना के। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आइडिया देता हूँ आपको। तो सबसे पहले है पेंटिंग, ग्रीसिंग या ऑयलिंग। देखिए जो सबसे कॉमन मेथड है वो होता है पेंट कर देना, है ना। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को रोक देता है बिटवीन एयर एंड आयरन मटेरियल। जो मोइस्ट एयर है और जो आयरन मटेरियल है उसका जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रोक देता है वो कौन होता है, पेंट। देन ऑयलिंग और ग्रीसिंग जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होगा, ये भी रस्टिंग को रोकते हैं बाय प्रिवेंटिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और उससे जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे तो भी हमारा जो मेटल है, जो आयन है, वो बच जाए। नेक्स्ट वन इज गैल्वेनाइजिंग। एक ऐसी प्रोसेस है जिसपे एक थिन लेयर जिंक मेटल की बन जाती है ऑन स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगा। ठीक है ना, एक लेयर की फॉर्म में आयरन के ऊपर, और ये आयरन की जिंक ऑक्साइड की लेयर है वो आयरन को प्रोटेक्ट करेगी। क्यों, उसका ऑक्सीडेशन आयरन से पहले होगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। तो हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग नॉर्मली यूज की जाती है, जिसमें जो आयरन के पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको जो पिघला हुआ मोल्टन जिंक होता है, गर्म जिंक होता है, उसमें डाल दिया जाता है। तो उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिंक ऑक्साइड की, और ऑक्सीडेशन भी इसका पहले होगा एज कंपेयर टू आयरन। नेक्स्ट मेथड इज क्रोम प्लेटिंग। ये बड़ा फैसिनेटिंग सा है, आजकल के बच्चे भी बड़ा क्रोम प्लेटिंग को प्रेफरेंस देते हैं। टिन प्लेटिंग भी की जाती है या क्रोम प्लेटिंग, इसमें आप टिन प्लेटिंग भी लिख सकते हैं क्रोम प्लेटिंग के साथ साथ, या क्रोम प्लेटिंग नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं।
प्लेटिंग, सॉरी नॉट प्लांटिंग, बड़ा अट्रैक्टिव सी लगती है हमारी बाइक या हमारी गाड़ियां। देखिए टिन और क्रोमियम दोनों रेजिस्टेंट हैं इसके कोरोजन के, बोथ आर रेजिस्टेंट। तो क्या होता है कि जो थिन लेयर टिन की बनेगी या जो क्रोमियम मेटल की बनेगी, उसकी वजह से क्या होता है, क्या होगा उसकी वजह से, ये जो हमारे आयरन के आर्टिकल्स हैं ये कोटिंग से बच जाते हैं, ये और उसे ये कोरोजन से बच जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड हो गया कि आप कोटिंग करवा दें दूसरे एक्टिव मेटल की, जिससे कि हमारा काम हो जाए। थिन लेयर और कलर थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ेगा, ठीक है ना। देन एनोडाइजिंग, एनोडाइज क्या होता है, एनोडाइज करना क्या होता है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जैसे नेचुरल ऑक्साइड की थिकनेस बढ़ा देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल पार्ट्स, उसको कहा जाता है एनोडाइजिंग। एंड अलोइंग, अलोई नहीं, अलोइंग अगर हम कहें तो ज्यादा बेटर होगा। अलोई क्या होता है, मेटल का होमोजेनस मिक्सचर होता है, या एक मेटल एक या एक से ज्यादा मेटल के साथ, एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाता है। जैसे रेड गोल्ड बहुत कॉमनली मार्केट में देखने को मिलता है, व्हाइट गोल्ड। तो गोल्ड और कॉपर को जब मिलाया जाता है तो उससे जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या कहा जाता है, रेड गोल्ड। और गोल्ड और सिल्वर को मिला देंगे तो व्हाइट गोल्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह और बहुत सारे अलॉयज यूज किए जाते हैं। अब आयरन को अगर हम मिक्स कर दें क्रोमियम और निकल के साथ, आयरन क्रोमियम और निकल, ये तीनों चीजें अगर हमारे पास हैं तो क्या बनेगा, तब बनता है, आगे आएगा स्टेनलेस स्टील। इसके अलावा सिल्वर प्लस कॉपर से स्टर्लिंग सिल्वर मिलता है। ये इस तरह की जो ज्वेलरी होती है जो वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, तो हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। आयरन और कार्बन को मिला दिया तो क्या बन गया, स्टील बन गया। देखिए स्टील और स्टेनलेस स्टील में फर्क है, यहाँ पे आयरन कॉपर और निकल है, यहाँ पे आयरन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। ये है आपका स्टेनलेस स्टील। आयरन 11% के आसपास क्रोमियम होता है और दूसरे मेटल जिसमें मेनली निकल होता है। स्टेनलेस क्यों कहते हैं इसको, स्टेनलेस, स्टेन नहीं होता इसमें, क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है। और जो क्रोमियम प्रेजेंट है यहाँ पे कंपोजिशन में, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, जिससे कि जो नीचे का आयरन है वो कोरोड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जिससे कि हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन को रोका जा सकता है। याद रहेगा आप लोगों को, बड़े इंटरेस्टिंग से इफेक्ट होते हैं सब्सटेंसेस के हमारे नेचर में, हमारी लाइफ में। एक चीज जो हमें फायदा देती है वही चीज हमें कई बार नुकसान भी करना शुरू कर देती है। अब दूसरा रिलेटेड टॉपिक जो है दैट इज रैंसिडिटी। ये कुछ आपको बेल आइकन सा दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको भी दबा सकते हो। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपका जो स्टडी डेस्टिनेशन है बायोनीति, आप उसके पार्ट बन जाएंगे। और जैसे बेल आइकन आप दबा देंगे ना, तो जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा, आप फटाफट उसको देख पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और बता भी सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, या मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, टॉपिक कवर करने का तरीका अच्छा लगा, जो भी आपको ठीक लगे आपको कर सकते हैं। ये आजकल की यंग जनरेशन का यू कैन से फेवरेट फूड एक तरह से हो गया है, चिप्स, पोटैटो चिप्स, या डिफरेंट टाइप ऑफ चिप्स आप कह सकते हैं, है ना। लेकिन आपने देखा होगा इस तरह के सब्सटेंसेस जब लंबे टाइम तक रखते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, दे गेट स्पॉइल्ड। क्यों स्पॉइल्ड हुए, दूसरा उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। ये क्यों हुआ, बिकॉज ये सब्सटेंसेस जब ओपनली एक्सपोज किए जाते हैं, बाहर रखे जाते हैं, तो इनका होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन की वजह से इनमें जो फैट ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं वो इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर, इनकी स्मेल सब चेंज कर देते हैं, या उनके सब का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो क्या हुआ रैंसिडिटी, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। इस प्रोसेस को क्या देते हैं, रैंसिडिटी। अब ये आपके जो कुरकुरे हैं, चिप्स के पैकेट हैं, इनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्यों 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 क्यों,
इंडिया वांट्स टू नो नो नो। आप बड़ी गालियां देते हैं कंपनी को कि अरे यार 10 रुपए के पैकेट में 4 चिप्स आई, लेकिन अगली बार मैं जब ये बात बता दूंगा अगले 1 मिनट में, तो अगली बार आप गाली नहीं दोगे, बिकॉज वो आपके फायदे की बात है। तो ये एक मेथड है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने का। लेकिन उससे पहले क्या बताता हूँ कि किस सब्सटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। कि जो फैट्स और ऑयल्स है ना बच्चों, अगर एक बार कोई सब्सटेंस खराब हो गया, रेंसिडिटी उसकी हो गई, तो इसके जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो खराब हो जाएंगे। पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिनको हम PUFA प्यूफा भी कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आपने देखा होगा आपके जो ऑयल के पैकेट्स आते हैं, बॉक्सेस आते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन रेंसिडिटी उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा इकोनॉमिकल लॉस तो है ही, क्योंकि एडिबल फैट खाने लायक नहीं होता। अब आपके ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो लिपिड्स में आई होते हैं, फैट्स में आई होते हैं। पोटैटो चिप्स ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल होते हैं। उसके बाद बटर, अटर बटर चटर, कोड फिश का जो लीवर ऑयल है, ये मीट एंड आपके ड्राई फ्रूट्स, ये हाई होते हैं लिपिड कंटेंट। और इनकी वजह से, रेंसिडिटी की वजह से, रेंसिड फूड को खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। पहला तो अभी मैंने आपको बताया विटामिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन से विटामिन को डिस्ट्रॉय करता है, चलिए बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। ये फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हमने रेंसिड फूड को कंज्यूम कर लिया तो डायरिया हो जाएगा, गैस्ट्रिक पैपिलोमा, रिप्रोडक्टिव फेलियर, जैसे एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस, वो भी अफेक्ट होती है। किडनी एंड लीवर ब्लीडिंग एंड सीरियस डिजीजेस, कैंसर जैसे सीरियस डिजीजेस भी हो सकती है। ठीक है ना? तो क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन को रोकें। एंटी और ऑक्सीडेंट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, तो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करने वाले। एक बहुत कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिटोल, BHA एनिटोल, या सोडियम बेंजोएट, ये इनमें ऐड कर दिए जाते हैं ऑयली और फैटी सब्सटेंसेस में। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? तो एक तो पहला मेथड तो क्या हो गया, रेंसिडिटी को रोकने का। देखिए कितने फ्रेश फ्रूट्स हैं, लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये बेचारे का क्या हाल हो गया, ये कहाँ आ गए हम। तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने बताया सोडियम बेंजोएट जैसे, या BHA जैसे, या एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं, या लो टेम्परेचर पे फ्रिज में रख देंगे, या जो एयर पैकेट्स हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, उनमें क्या करेंगे, उनमें दे गेट्स फिल्ड विद नाइट्रोजन। चिप्स पैकेट में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन फिल कर देते हैं, जिससे कि उनको लंबे टाइम तक खराब होने से बचाया जा सके। तो जो आपका चिप्स का पैकेट है ना, उसमें भरी हुई है नाइट्रोजन, और वो आपके फायदे के लिए भरी हुई है, जिससे कि आपकी चिप्स खराब नहीं होगी लंबे टाइम तक। एक और तरीका हो सकता है कि जो हमारे फूड आइटम्स है ना, उनको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ये भी एक मेथड हो सकता है। तो या तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें, या एयर टाइट कंटेनर्स में रख दें, फ्रिज में रख दें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, और नाइट्रोजन फिल कर दी जाए पैकेट्स में, तो हम फूड की स्पॉइलेज को रोक सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? ओवरऑल समरी अगर मैं दोनों प्रोसेस की आपको बताऊं तो देखिए ये ओवरऑल समरी है कि, और कोरोजन क्या हुआ, मेटल अटैक हो गया एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मॉइस्चर या एसिड्स की तरह, तो ब्लैक कोटिंग सिल्वर की बन जाती है, सिल्वर पे बन जाती है, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे बन जाती है। एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूँ। तो आयरन के ऊपर जो रेडिश ब्राउन की कोटिंग बनती है उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन डैमेज कर देता है ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग को, शिप्स को। रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ये क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। इसी तरह रेंसिडिटी क्या होती है, जो फ्रेश ऑयल्स हैं, अगर वो लंबे टाइम तक ऑयल के एयर के एक्सपोजर में रहेंगे तो वो रेंसिड ऑयल हो जाते हैं, उससे हमारा फूड की स्पॉइलिंग हो जाती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं उसमें, BHA, सोडियम बेंजोएट, एयरटाइट कंटेनर्स में रखते हैं, और फ्लशिंग बैग्स ऑफ चिप्स विद गैसेस सच एज नाइट्रोजन। ठीक है ना मेरे बच्चों? ये तो पूरा आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया। और तो अब आप ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करो, ये करके दिखाओ, तो मानेंगे आपको। थैंक यू। सब समझ में आया होगा, मैं तो यही उम्मीद करूंगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड